हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अभी जितने क्लास में प्रेजेंट हैं उन सभी को तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी मैं इसमें एक क्विक ओवरव्यू दूंगी जो कि अभी मैंने नोट सेंड किया उसमें। तो ये अभी मैंने आपको सेंड किया है। हाँ, हर बार की तरह एक बार टॉपिक का रिवीजन करते हैं। इस बार आप में से कोई टॉपिक को बताएगा सारे वन बाय वन। कौन बताना चाहेगा जो कि जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग से लेके अभी तक पढ़ा है? फास्ट। हम्म। मतलब वेरिएबल्स, और उसके बाद में था डाटा टाइप, ऑपरेटर्स, उसके बाद में अरे की मेथड्स, स्ट्रिंग की मेथड्स और फंक्शन। ओके। क्या इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं थे? सौम्या, गीतिका और प्रति, अब आप बताओ। ऑपरेटर्स। इफ एल्स, लूप, स्विच, if else, लूप्स। condition statements, function हाँ। dot functions. स्ट्रिंग्स। ये सारी चीज़ें भी थी जो इफ एल्स, स्विच और लूप्स, ये मिस कर गए थे योगिता। लूप्स में भी हमने 5 टाइप्स के लूप पढ़े थे, वाइल, डू वाइल, फॉर इन, फॉर ऑफ, है ना। और इस तरह से अलग अलग टाइप के लूप्स भी पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने फंक्शंस पढ़ा था। फंक्शंस में हमने फंक्शन एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशन और एरो फंक्शन पढ़े थे। आज मैं इसका वापस से क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि पिछली बार जो था वो शॉर्ट में नोट्स थे, इसका मैं इसलिए ओवरव्यू दे रही हूँ। इन केस आप इस नोट्स को पढ़ते हो तो आपको डेप्थ में चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। इसकी लिंक मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुकी हूँ, ठीक है। आपको ये पता है कि फंक्शन होता क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं कि क्या होता है। ब्लॉक ऑफ कोड होता है। और ये क्यों बनाए जाते हैं फंक्शन? किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। जस्ट लाइक ऐड, अपडेट, डिलीट, इस तरह से अगर कुछ फंक्शन करवाना हो, मल्टीप्लिकेशन करवाना हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन फ्री डिफाइंड बना देते हैं। और हमको जहाँ जहाँ ये चीज़ें परफॉर्म करवाना हो, आइटम्स ऐड करवाना हो, तब तब हम उस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, एक रीयूजेबल ब्लॉक्स होते हैं जो कि हम प्री डिफाइंड कर देते हैं। और एज मेनी टाइम्स वी नीड टू, हम उसको क्या करते हैं, बस कॉल कर देते हैं। ओके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की। फंक्शन डिक्लेरेशन आपको मैंने बताया था कि अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा नाम से कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन में हम फंक्शन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से, है ना। और फिर बाद में उसको नेम देते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, ये फंक्शन कीवर्ड है और देन बाद में हमने फंक्शन का नेम दिया हुआ है ना। उसके मैम बाद हम आपने बात करते स्क्रीन हैं। नहीं शेयर की. ओह, ओके ओके ओके, नाउ इट इज़ विजिबल। हाँ। ओके, तो मैं यहाँ पर सब बता रही थी। ओके, तो पहले तो मैंने यही चीज़ बताई जो कि कल बताया था, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए बनाया जाता है। वेट वेट वेट, क्या हो गया है? हाँ, जैसे ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फंक्शन को हम क्यों बनाते हो, केस क्या करते हैं इसका। जैसे हमने कोई बटन है वो प्रेस किया और कॉफ़ी मशीन रन्स द प्रोसेस और गिव्स यू कॉफ़ी, तो आउटपुट आ जाता है। मतलब सिंपल सा है कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया है। आप ये पढ़ो दोनों पॉइंट, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, हाँ, पढ़ लिए। है ना। हमने एक ही बार उसका प्रोग्राम लिख दिया कि जब भी कोई ये बटन प्रेस करे तो कॉफ़ी पास होना चाहिए। अब बार बार हमको इंस्ट्रक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस फ्री फिक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो हम विदाउट राइटिंग न्यू इंस्ट्रक्शंस हम क्या कर सकते हैं, वो टास्कों को बार बार परफॉर्म करवा सकते हैं। वही फंक्शन डिक्लेरेशन में मैंने फिर अभी बताया था कि फंक्शन जो होता है कीवर्ड से बनता है। फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है फंक्शन डिक्लेरेशन करते टाइम। उसके बाद फंक्शन का नेम दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हमको कॉल करना हो तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का जो ये नेम दिया है इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं और देन हमको क्या करना था, पैरेंथेसिस लगाना होते हैं और सेमीकोलन लगाना होता है। इससे क्या होता है, फंक्शन कॉल हो जाता है। पायल दीदी, हाँ, एक बार ना देखो, शायद मोहित आए हैं। मोहित, 1 मिनट। ओके, सो अब यहाँ पर हमने कॉल कर दिया फंक्शन को, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें कल बताई थी, जैसे कि फिर हमने यहाँ पर इस नोट्स में ऐसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये फंक्शन है तो ये कॉल होने पर क्या परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक बार आप रीड करो, ये इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप नोट्स से फेमिलियर हो जाओगे। ये थर्ड पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। ये पढ़ लिया आपने तीनों पॉइंट्स? हाँ। ठीक है।
अब मैं इस थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ। सौम्या गित्ती का आवाज़ आ रही है? कृति? हाँ Yes, ma'am. ओके, कहाँ गया? ओके, अब मैं चलती हूँ इस थर्ड पॉइंट की ओर, थोड़ा सा नीचे जाके फिर चलती हूँ ना। मतलब ठीक है, हाँ मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि होस्टिंग टॉपिक आएगा नीचे। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको ये एग्जांपल मैंने कल बहुत सारे दिए हैं, तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन हमने बना दिया और यहाँ नीचे से कॉल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक अलर्ट दे देगा। इसको index.html फाइल में रन करना, आप लोग रन करके देखोगे, इसको मैंने ही रन कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये फंक्शन भी आप रन करके देखोगे, आप index.html फाइल बनाओगे, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाओगे, देन इस फंक्शन को चलाओगे, क्योंकि जो अलर्ट वाला जो फंक्शन है ये तभी चलता है जब index.html फाइल में लिखा जाए इसको, अलर्ट डायरेक्टली नहीं चलता है। तो आप इसको डायरेक्टली index.html फाइल को जब रन करोगे ना, तो आपको ब्राउज़र पर आउटपुट दिखेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कैसे रन करना है? अभी तक हम क्या हाँ करते हैं, फाइल को JS फाइल को डायरेक्टली नोड की हेल्प से रन करते हैं। अब आप index.html फाइल बनाना, उसमें स्क्रिप्ट टैग लगाना और फिर ये वाली चीज़ उसमें पेस्ट करना, और देन फिर index.html को लाइव सर्वर के साथ रन करोगे तो आपको ब्राउज़र के वहाँ पर अलर्ट आएगा, हाई देयर रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, आप लोग ये रन कर देखोगे। अब बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग क्या चीज़ है? होस्टिंग ना ऐसा है कि जैसे अभी तक हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन होस्टिंग के केस में ऐसा है कि अगर हम फंक्शन बाद में बनाएं और इन केस हम फंक्शन पहले भी कॉल कर देते हैं, पहले कॉल कर दिया फिर बाद में फंक्शन बनाया है, तो भी ये फंक्शन रन हो जाएगा। ये फंक्शन डिक्लेरेशन में काम करेगा, बट ये फंक्शन एक्सप्रेशन में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इतना समझ में आ रहा है? अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या है ये फंक्शन होस्टिंग वाला जो पॉइंट है, ये पढ़ो। लेकिन वो वर्क कैसे करेगा? जैसे हमने डायरेक्ट ग्रीट लिख दिया है ना, उसके बाद में हमने अभी फंक्शन बनाया ही नहीं है, तो आउटपुट कैसे आएगा? वो उसको रन कर, मतलब इसको ना मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है कि इन्होंने किसी फंक्शन को कॉल करा है, बट उस केस में इसको फंक्शन नहीं मिलेगा। फिर ये जब नीचे जाएगा तब इसको पता चलता है अच्छा यहाँ फंक्शन है, इसको कॉल कर देगा, इसको मेमोरी में स्टोर करके रखेगा वो अच्छा हाँ, आ एग्जीक्यूशन, गया समझ। है ना। तो ये लाइन पढ़ी सभी ने। इसका मतलब भी यही है कि जो सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन ही आया था, फंक्शन एक्सप्रेशन बाद में आया था। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या था, कि जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करते, एग्जीक्यूशन जैसे हो रहा है लाइन बाय लाइन, तो इसको क्या करता है, ये स्टोर करके रख लेता है, और फिर इस फंक्शन का जब भी नंबर आएगा, मतलब इसको मिला ये फंक्शन पहले से कॉल हो चुका था, जैसे ही फंक्शन की डेफिनेशन मिली, जैसे ये डिक्लेरेशंस मिला, जैसे ही क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा और उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ ये एरर नहीं देगा। इसको हम बोलते हैं होस्टिंग। ये टॉपिक ना फ्रेशर्स को नहीं पढ़ाए जाते हैं, बट इन केस आपको इंटरव्यू में कभी पूछते हैं तो आपको ध्यान रहे, इसलिए मैंने बताया है। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि जो पहला आर्टिकल था वो बिगनर फ्रेंडली था, वो सिर्फ बिगनर्स के लिए था। ये वाला आप डेप्थ में पढ़ोगे इसको तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन की। ठीक है, अभी मैंने ये बताया कि होस्टिंग का जो केस है वो पॉसिबल है फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में, फंक्शन एक्सप्रेशन के केस में नहीं है। क्यों नहीं है वो जस्ट आगे पॉइंट आएगा, मैं बताऊँगी आपको। अब बात करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है। आपको मैंने कल बताया था कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है, एक वेरिएबल के अंदर उसको हम पूरा क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इसमें भी हम फंक्शन कीवर्ड का ही यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ पर फंक्शन को कोई नेम नहीं देते हैं। जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन में हम यहाँ नेम देते थे, हम इसमें नेम नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की डेफिनेशन से जो भी आउटपुट आने वाला है उस आउटपुट को क्या करते हैं, हम इस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका एक्चुअल मतलब है। ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा फंक्शन इस वेरिएबल ने अपने आप में स्टोर करके रखा हुआ है। इस लाइन को रीड किया आपने? हाँ है ना, समझ में आया कि ये वेरिएबल क्या है, पूरा फंक्शन स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, हियर इज द फंक्शन हैज़ नो नेम, इट्स अनोनिमस फंक्शन स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल। ठीक है, ये वाला नेम्ड फंक्शन था क्योंकि इसमें फंक्शन का हम नेम दे रहे हैं। ये क्या है, अनोनिमस फंक्शन है। आ गया, हाँ ये रहा। ये क्या है, अनोनिमस फंक्शन है क्योंकि हम फंक्शन का नेम नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो आपको ये पढ़कर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉल करने का तरीका तो एज इट इज़ सेम है जो कि पिछली बार मैंने बताया था। ओके, अब फंक्शन एक्सप्रेशन की देखो, मैंने बताया था ना फंक्शन एक्सप्रेशन आर नॉट होस्टेड, है ना। अब क्यों नहीं होस्टेड होता है, देखो ये फंक्शन एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर पहले कॉल कर दिया और उसकी डेफिनेशन बाद में थी। अब ये ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है
क्योंकि आपने जब वेरिएबल अभी अभी के लिए भूल जाओ कि ये फंक्शन है ना, अभी के लिए इतना देखो कि ये सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि कॉन्स्ट की हेल्प से हमने बनाया है, कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से हमने बनाया है। और कभी भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसका यूज़ नहीं कर सकते। याद है हम जब भी करते हैं ऐसा कि वेरिएबल बाद में डिफाइन करा और पहले हम इसको यूज़ करते हैं। से हेलो समझ लो एक वेरिएबल है और से हेलो को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी डिफाइन करने से पहले हम यूज़ नहीं कर सकते। ये बोल देगा कि ऐसा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस टाइम पे एरर दे देगा, रेफरेंस है ना। तो वही केस यहाँ पर भी हो रहा है कि अगर हम पहले से इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, इस वेरिएबल के नाम देकर ही कॉल कर रहे हैं। अब जब ये वेरिएबल हमने बताया ही नहीं है तो उसको वो कॉल कैसे करेगा, तो यहाँ पर इस केस में ये एरर दे देगा। समझ में आया? इसको एज अ फंक्शन ना देखते हुए, इसको एज अ फंक्शन ना देखते हुए ऐसे देखो कि कॉन्स्ट की हेल्प से हमने से हेलो एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उस वेरिएबल का हम इसको डेफिनेशन देने से पहले ही इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। ये देखो एरर भी इसी तरह देगा, ये लिखा हुआ कैन नॉट एक्सेस से हेलो बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ इनिशियलाइजेशन बाद में हुआ है तो इसका हम यूज़ पहले नहीं कर सकते, इसलिए फंक्शन एक्सप्रेशंस आर नॉट होस्टेड। मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है, होस्टिंग वाली प्रोसेस नहीं हो पाती है। सो यू मस्ट डिफाइन द फंक्शन एक्सप्रेशन बिफोर कॉलिंग इट। ठीक है, आपको ये पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। क्या ये समझ में आया कि क्यों होस्टिंग वाला केस डिक्लेरेशन में पॉसिबल है बट एक्सप्रेशन में नहीं है? यस मैम। है ना? ओके, आप इसको एज अ वेरिएबल ही लेके चलो कि वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करने से पहले उसका यूज़ कर ही नहीं सकते। बहुत बार हमने ये एरर तो फेस की है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना कि होस्टिंग वाला मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है। ये होस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है एडवांस टॉपिक में आता है, इसमें नहीं आता, इसलिए मैंने ये वापस से अलग सा आर्टिकल लिखा था। आई होप सो समझ में सबको आया होगा। ओके, ये वाला भी मैं रन करके नहीं बताऊँगी, सभी को ऑनेस्टली सभी को रन करके खुद से देखना है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। अब इसमें भी क्या है, आप चाहो तो ये कंसोल डॉट लॉग की जगह अलर्ट लगा देना। कंसोल डॉट लॉग जेएस फाइल में आसानी से चल जाता है जब हम नोट जेएस से रन करेंगे। आप चाहो तो इसको अलर्ट लिख देना और अलर्ट में इसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल जो बना रहे हो ना, उसी में स्क्रिप्ट टेक के अंदर इसको भी पेस्ट कर देना। तो ये भी जब आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को लाइव सर्वर के साथ रन करोगे तब ये भी फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसमें भी प्ले म्यूजिक वाला अलर्ट आ जाएगा 1 बाय 1। ओके, अब इसके साथ आप लोग ना एक और चीज़ करने वाले हो। स्वीट अलर्ट नाम की लाइब्रेरी है जो कि शायद मैंने पहले इस क्लास में एक्सप्लोर करने के लिए बोला है या नहीं बोला, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। इसी क्लास में धीरज बोला, सर ने बोला था। किसने? धीरज सर ने। धीरज सर। ओके, तो इसका मतलब स्वीट अलर्ट आप लोगों ने यूज़ करा हुआ है? नहीं, यूज नहीं किया उन्होंने, बस ये बोला था कि एक बार यहाँ जाके देखना आप चीजें। ओके, देखो स्वीट अलर्ट अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे, स्वीट अलर्ट जेएस, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है, इसमें गए हम, यहाँ पर अलग अलग टाइप के अलर्ट दिख रहे शो मैसेज, ये इस तरह से आएगा, शो नॉर्मल अलर्ट, है ना। तो ये देखो अभी हम जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं, अलर्ट नॉर्मली लिखते हैं। अब अगर हमको थोड़ा डिज़ाइन देखो ऐसे करके आता है ये अलर्ट नॉर्मल वाला, अगर हम थोड़ा डिज़ाइन वाला अलर्ट चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस तरह का अलर्ट लगाएंगे तो इस तरह से अलर्ट दिखेगा। अब ये कैसे आएगा, बस आपको ये कोड ऐड करना है आपके स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। चलो एक मैं ऐड करके बता दूंगी। इसमें ना एक लिंक आपको पहले ऐड करना होगी, लाइक इन्होंने लिंक नहीं दी हुई है, चलो हम लिंक निकाल लेंगे स्वीट अलर्ट के लिए, कहीं तो दी होगी। चलो हम निकाल लेंगे लिंक तो अलग से। कहाँ आ गया ये? ओके, हम इसको लगा के देख लेते हैं।
एक ही लगा के दिखाऊंगी, बाकी आप लोगों को देखना है। एक मिनट, मैं स्वीट अलर्ट लगाऊंगी, उसके पहले जो फंक्शन वाला है स्वीट अलर्ट में जस्ट इस क्लास के लास्ट में बताते हुए चली जाऊंगी। अभी के लिए इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते क्योंकि मुझे कॉल बैक बताना ज़रूरी है। पता चला टाइम हो गया और कॉल बैक रह गया। देखो, अगर मैं स्वीट अलर्ट बता दूंगी, मैंने आपको ये लिंक भी बता दी है, लिंक भी डाल देते हैं। अगर लास्ट में टाइम रहा तो आज ही बता दूंगी, नहीं तो फिर आप लोग एक्सप्लोर करके आना। इसके लिंक जो लगाने रहती है वो भी मैं बता दूंगी। ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये अलर्ट लगाते हैं, उसकी जगह वो जो स्वीट अलर्ट का वहाँ से कोड है वो उठा के रखना होगा, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी के लिए इतना क्लियर हुआ, क्योंकि मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। जो पाथ हमारा चल रहा है फंक्शन का, उस पर हमको रहना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉल बैक फंक्शन पढ़ना है जो कि थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। ओके, जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो फंक्शन एक्सप्रेशन है। इसका यहाँ पर एक कंपैरिजन करके चार्ट बना हुआ है। आपको इसको अभी रीड करना है फटाफट से, 1 मिनट के टाइम के अंदर ही। तब तक मैं पानी पी के आती हूँ, लेकिन आपको इसको समझना है कि क्या इसमें बता रहे डिफरेंस और क्या इसमें बता रहे हैं। जल्दी से पढ़ना है ना। ये हट नहीं रहा, चलो नहीं हटेगा, ये नहीं हट रहा है, चलो ठीक है। आप ये पढ़ो, 2 मिनट में मैं पानी पी कर आती हूँ। ओके, आई होप सो सबने पढ़ लिया होगा, काफ़ी इनफ टाइम था और समझ में भी आया होगा। पायल दीदी, हाँ, यूज केस जो है ना, इसको मेरे को समझा दो। ये वाला, ये जनरल पर्पस पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉरी, हाँ, ये जनरल पर्पस पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमको कोई रीयूजेबल ब्लॉक्स बनाना। मैंने बताया ना कि अगर हमको ऐड आइटम करवाना है तो बस हम फंक्शन को बना के रख देते हैं और हमको बस उस फंक्शन को कॉल करना रहता है ना। लेकिन जब हम चाहते हैं कि उस फंक्शन को एज अ वेरिएबल कंसिडर करना है, मैंने बताया था ना कि पूरे फंक्शन को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर, है ना। हाँ हाँ हाँ, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट तो हम इसका यूज़ करें चाहे चाहे इसका यूज़ करें, है ना, काम तो वही होना है। बट हाँ जब हम एक सिस्टमेटिक वे में कोडिंग करते हैं, जब आपका माइंड कोडिंग के लिए और खुल जाएगा, तब आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ आपको सिर्फ एक रीयूजेबल ब्लॉक बनाकर छोड़ देना है फंक्शन को, और कहाँ आपको एज अ वेरिएबल में स्टोर करके रखना है। काम दोनों सेम करेंगे, बट डिफरेंस ये है कि जैसे इसमें होस्टिंग पॉसिबल है पर इसमें होस्टिंग पॉसिबल नहीं है। इसमें वल्नरेबिलिटी कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी। मतलब ये, इसमें अगर आप गड़बड़ भी करते हो, दैट मीन्स ये कि आप फंक्शन कॉल पहले कर रहे हो, फंक्शन की डेफिनेशन बाद में दे रहे हो, तो भी चल जाएगा। लेकिन इस केस में ये एरर दे देगा। तो आप समझ पा रहे हो कि जब आप एक स्ट्रिक्टली कोड लिखोगे, है ना, तब ये आप यूज़ करोगे, क्योंकि उसमें ना आपको गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और इसमें ऐसा है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चल जाती है। ओके। समझ में आया। काम दोनों सेम कर रहे हैं, बस ये है कि इसमें स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है थोड़ी सी, इसमें स्ट्रिक्टनेस कम है। इसमें आप फंक्शन कॉलिंग चाहे पहली नंबर की लाइन पे करके फंक्शन डेफिनेशन आप 1000 नंबर की लाइन पे भी दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये उस टाइम पे एरर दे देगा। आया हाँ समझ हाँ, में, क्या समझ है ना। ओके, अब ये सभी को समझ में आने के बाद अगर आप ये देखोगे तो इसमें और आपको समझ में आएगा कि कब आपको डिक्लेरेशन यूज़ करना है और कब आपको एक्सप्रेशन यूज़ करना है। एक बार और इसको भी रीड करो। अभी लाइक कॉल बैक और ये मत पढ़ना, क्योंकि कॉल बैक मैं अभी जस्ट पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉल बैक होने वाला है, इसके जस्ट ही बाद। मैम ये क्रिएट डायनेमिक और कंडीशनल फंक्शंस का मतलब क्या हुआ? ये वही है कि अगर आप चाहो तो इफ एल्स के अंदर भी आप फंक्शंस को डिफाइन करके कंडीशन वे में इस फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। ये ना आपको जैसे जैसे आप कोड करने लग जाओगे ना, तभी आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी।
क्योंकि देखो जैसे पहले था ना कि वेरिएबल्स अपन सीख रहे थे तो आपको ये लग रहा था कि कैसे ही और कहाँ ही यूज़ होंगे, लेकिन अब आप फेमिलियर हो गए हो ना कि वेरिएबल कैसे यूज़ हो रहे हो, क्यों, कहाँ और कैसे क्यों यूज़ किया जाता है, अब आपको समझ में आने लग गया ना। इफ एल्स कंडीशन का भी अब आपको समझ में आने लग गया ना कि कहाँ और क्यों कैसे यूज़ करना है इन चीज़ों को। बस वैसे ही फंक्शन के साथ है इनका। थोड़ा सा आप आगे जाओगे ना टॉपिक्स पे तो आपको फंक्शंस भी समझ में आने लग जाएंगे कि कौन सी वाली फंक्शंस को कहाँ यूज़ करना है। आई थिंक आगे चले हम ये सब पढ़ लिया तो। हाँ ओके इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट है जो कि यूआई बेस्ड होने वाला है, ठीक है, उसको मैं बता देती हूँ। इसमें एक चीज़ है डॉम मैनिपुलेशन। ये डॉम टॉपिक ना बाद में आएगा, तो डॉम को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जो VS कोड ओपन है ना ऑलरेडी, इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट का नाम क्या देते हैं अपन, इसमें जो दिया किस पर बेस्ड है प्रोजेक्ट, सिंपल ग्रोसरी बिलिंग है ना, तो ग्रोसरी बिलिंग सिस्टम नाम दे देते प्रोजेक्ट का। ओके ये प्रोजेक्ट का नेम हो गया हमारा। अब इस फोल्डर के अंदर हम index.html फाइल बनाएंगे। index.html इसके अंदर हमको style.css इसके अलावा script.js चाहिए होगा। याद रहे इस फोल्डर के अंदर ही फाइल बनना चाहिए ना, पता चला देखो ये इस फोल्डर के अंदर ही ये तीनों फाइल्स दिख रहा है ना, ये लाइन से ही भी दिख रहा है। अब index.html फाइल पे जाते हैं, एक्सप्लेन करती हूँ, वेट 2 मिनट। script.js style.css ओके इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। ये तीनों इस प्रोजेक्ट की फाइल्स है ना। index.html ओके डायरेक्टली देखते हैं। ये पैकेज.json आपके इसमें दिख रही है ना, इसलिए हटा रही है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। style.css ये हमारी 3 फाइल्स है। सबसे पहले हम चलते हैं index.html में। हमने index.html में क्या किया है, यहाँ पर मैम आपने वो CSS की लिंक नहीं ऐड की। हाँ वही लिंक देख रही हूँ ना मैं, वही हमने index.html में अभी यहाँ पर हेड टैग में ऐड नहीं किए, साथ में हमको स्क्रिप्ट भी ऐड नहीं की होगी, शायद स्क्रिप्ट ऐड कर रखी है। हाँ स्क्रिप्ट का नाम इन्होंने डू वाइल डॉट स्क्रिप्ट, ये index.html फाइल दूसरी है शायद। हाँ ये वाली ऑन हो गई गलती से, ये दूसरी है, क्लोज नहीं हो रही है, पता नहीं, ये रही, ठीक है। वो index.html गलती से ये वाली ऑन हो गई थी, इसका ध्यान रखना। अब देखो ये वाली ये इस फोल्डर के अंदर index.html है, यहाँ पर style.css भी ऐड है और नीचे script.js भी ऐड है। सिंपल सा हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर HTML लिखा है, इसको रन करते हैं। ओके हमने सिंपल सा क्या फॉर्म बनाया है, इसमें हम क्या करेंगे, आइटम ऐड करेंगे, आइटम का नेम और आइटम के प्राइस और ऐड आइटम बटन, ठीक है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर हम देख पाते हैं, ये आइटम का नेम, ये आइटम का प्राइस, ये लेबल है। हम जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इनपुट फील्ड्स लेते थे ना, वही है यहाँ पर, लेबल दिया, इनपुट फील्ड दिया, फिर लेबल दिया, फिर इनपुट फील्ड दिया, और यहाँ पर हमने एक बटन बनाया, ठीक है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है कि ऐड आइटम नाम का एक बटन बना हुआ है।
अब यहाँ पर ना एक ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है। एट्रीब्यूट आई होप सो सभी को याद होगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एक ऐसा वर्ड जो कि किसी भी टैग की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ऑन क्लिक भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है किसका, बटन टैग का, जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दिख रहा है ना। ओके, अब ऑन क्लिक पे मतलब ये कि ऑन क्लिक मतलब कि क्लिक पर, अगर ऑन क्लिक का हिंदी में मीनिंग देखें तो क्लिक होने पर, ठीक है। अब जैसे ऐड आइटम बटन पर क्लिक होने पर क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ये तो फ्रंट एंड तो बन गया। तो ऐड आइटम बटन पर क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, ऐड आइटम नाम का एक फंक्शन है जो कि कॉल होना चाहिए। अब हमें ये तो पता है भैया कि कभी भी हम फंक्शन जो है वो इस HTML फाइल के अंदर नहीं, HTML के अंदर नहीं लिखते। HTML के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है, या फिर हम स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं और उसके अंदर हम फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग हम करेंगे, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन वहाँ होगी दूसरी जगह, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जो फॉर्म है इसको हम बताते हैं। जैसे आइटम लिखा हमने, चलो राइस ही ऐड कर दिया हमने, राइस इसका प्राइस है 190। एड आइटम करा हमने, एड आइटम पे क्या हो गया, टोटल 190 रुपीज़ आ गए। ओके, सपोज हमने यहाँ पर ऐड किया आप ही बता दो क्या ऐड करना चाहिए। तो सपोज बीट्स इसको 100। ओके, अब यहाँ पर हमने राइस और बीट्स ऐड कर दिया। ओके, ठीक है, अभी के लिए 2 आइटम भी इनफ है। और टोटल प्राइस देखो, ये राइस के प्राइस है, ये बीट के प्राइस है, और यहाँ पर हमने टोटल्स भी काउंट करके बता रखा। अब ये पता है आइटम्स डालना और ये यहाँ पर डालना, यहाँ तक तो HTML का काम चल रहा था, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए थे वैसे ही। उसके बाद ऐड आइटम पे क्लिक होने के बाद जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वैसे ही वो किससे परफॉर्म हो रहा है, जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। मैंने आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही बताया है कि HTML क्या करती है, एक हमको UI देती है, CSS क्या करते हैं, हम उससे डिज़ाइन करते हैं, और जावास्क्रिप्ट से क्या करता है, यूज़र जो है उस HTML के फॉर्म से इंटरेक्शन करता था, ठीक है। तो HTML एक स्टैटिक व्यू देता है, CSS को डिज़ाइन करता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट उससे इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जैसे ऐड आइटम पे क्लिक करने पे इंटरेक्शन हो रहा है यूज़र का और UI से, और इंटरेक्शन होने के बाद उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि ये 190 और 100 इसने ऐड करा प्राइस, और टोटल इतना हुआ। ये सब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैलकुलेट हो रहा है अंदर। अब जो कैलकुलेशन है वो हम अंदर देखते हैं। जैसे हमने ऐड आइटम बटन पे क्लिक किया, ऐड आइटम नाम का फंक्शन जो था वो कॉल हुआ। अब ये फंक्शन जहाँ पर भी डिफाइन है, ठीक है, वहाँ पर हमको जाना होगा। तो इस फंक्शन के डेफिनेशन पे जाते हैं हम। ऐड आइटम कहीं में मिलेगा हमको script.js में, तो script.js में गए, ये रहा ऐड आइटम फंक्शन दिख रहा है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ वैसे ही ऐड आइटम फंक्शन कॉल हुआ। इस ऐड आइटम फंक्शन की कॉल हुआ तो हम अंदर आए, अंदर हमने देखा। अच्छा, अब ये आपको चीज़ नहीं समझ में आएगी अभी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ये आपको मैं आगे डॉम पढ़ाऊँगी जब बताऊँगी, क्योंकि डॉम एक अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन आपको इतना समझ में आ जाएगा कि जो भी नेम हम यहाँ पर एंटर कर रहे थे, ये जो नेम हम एंटर कर रहे थे राइस वगैरह, वो नेम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, और जो प्राइस यहाँ पर एंटर करते हैं 1100 या भी 120 जो भी, वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि ऐड आइटम पे क्लिक होते ही जो नेम और प्राइस है वो इस वेरिएबल के अंदर आ गए। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो प्लीज़ थोड़ा सा रिप्लाई दो तो मैं आगे बढ़ूँ। सभी को ओके, थम्स अप भी दे दो सौम्या गीति का अगर नहीं। ओके, ताकि मैं अभी आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अब नेम और प्राइस क्या हो गया, इस वेरिएबल के अंदर आ गया। अब इस वेरिएबल को हम आगे यूज़ करते हैं। अभी हमारा ऐड आइटम का जो कर्ली ब्रेसेस है ना, यहाँ स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ हुआ, यहाँ येलो कलर का दिख रहा है हमें, ठीक है। ये प्रिटियर फॉर्मेट में नहीं है क्या, फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट, ओके, ये रहा, ठीक है। येलो ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ और ये यहाँ एंड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका स्कोप चल रहा है। अब हमने 2 वेरिएबल्स तो ले लिया, इसमें स्टोर भी करा लिया। अब आगे की कहानी देखते हैं। इफ़ हमने एक इस कंडीशन के साथ लगाया, इफ़ ब्लॉक यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो रहा है। इसके अंदर हमने कंडीशन क्या दी, नेम नहीं है, इफ़ प्राइस नहीं है, और प्राइस क्या है, लेस देन या इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तब इफ़ ब्लॉक रन हो, ठीक है। हमने क्या बोला है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये जो दिख रहा है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क,
मैंने आपको एंड और नॉट ऑपरेटर पढ़ाए थे, उस टाइम पे मैंने बताया था कि नॉट मतलब अपोजिट है। ये नेम के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, इसका मतलब ये क्या है, कंडीशन चेक करा, नेम अगर नहीं है और ऑपरेटर दिख रहा है ये, और दो लाइन है मतलब कि और ऑपरेटर है, ठीक है। और इस तरह का निशान आता है, ये क्या होता है, एंड ऑपरेटर होते हैं, ये वाला एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर लग जाता है, इसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ये जो दिख रहा है ये नॉट, तो ये सेम कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर अपोजिट साइन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर नेम नहीं है, प्राइस नहीं है, और साथ में अगर प्राइस है और अगर उसकी वैल्यू 0 से कम है या इक्वल है, तो ये ब्लॉक रन हो जाए, तो क्या अलर्ट आ जाएगा, प्लीज़ एंटर वैलिड आइटम नेम एंड प्राइस, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर ट्राई करते हैं, ये हमारा यूआई था, हमने दिया यहाँ पर सपोज ये दिया बनाना, ओके। अब यहाँ पर हमने आइटम लिख दिया माइनस में 23 और ऐड आइटम आ गया, प्लीज़ एंटर वैलिड आइटम नेम एंड प्राइस। कैसे आया ये अलर्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस में वैल्यू दी, 0 से छोटी है ना, इसलिए। अब यहाँ पर वैल्यू हमने लिखा है कि अगर प्राइस जो है 0 से छोटा है या फिर 0 के इक्वल है, तो ये वाला ब्लॉक चल जाना चाहिए। अभी ये ब्लॉक चल गया, पहले इसलिए डायरेक्टली ऐड हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू थी, जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, डायरेक्टली ऐड हो गया 23, है ना। तो यहाँ पर इफ ब्लॉक तब चलेगा जब क्या होगा, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले आइटम। अब यहाँ तक तो हो गया। अब 12th नंबर की लाइन पे हमने बता रखा कि डिस्प्ले आइटम फंक्शन कॉल हो जाए और जो नेम एंड प्राइस जो ऊपर वेरिएबल्स है, ये एज अ आर्ग्यूमेंट हम यहाँ से पास कर रहे हो, ये एज अ पैरामीटर कहाँ रिसीव होंगे, जहाँ पर इस डिस्प्ले आइटम की डेफिनेशन होगी। तो हम नीचे चलते हैं, ये डिस्प्ले आइटम डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये डिस्प्ले आइटम यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, देखो हमने यहाँ पर अभी यहाँ पर हमने फंक्शन डिक्लेरेशन यूज़ कर लिया था, अब नीचे हमने फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया। ये हमने इसलिए यूज़ करा ताकि आपको सारे फंक्शन यूज़ करना आ जाए। यहाँ पर इसका स्पेसिफिक कोई इंसान नहीं है कि ये यूज़ करना है, ओके। हम डिस्प्ले आइटम पे आए, हमने डिस्प्ले आइटम पे देखा कि इसने डिस्प्ले आइटम नाम के वेरिएबल ने क्या करा हुआ है, इस पूरे फंक्शन को स्टोर कर रखा है। इस फंक्शन के अंदर क्या परफॉर्म हो रहा है, ये जो नेम एंड प्राइस है एज अ आर्ग्यूमेंट जो पास हुए, वो यहाँ पर एज अ पैरामीटर रिसीव होगा। अब अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमने ये देखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैंने पहले ही बता रखा है। इसका मतलब ये है कि आइटम लिस्ट आएगी, आइटम लिस्ट दैट मीन्स ये कि ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये हमने एक यूएल टैग लगाया हुआ है और इसमें एक आईडी दी हुई है आइटम लिस्ट नाम की। इस आईडी को हमने वहाँ पर लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हम जब आइटम्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ये एक लिस्ट बनती जा रही थी। जैसे हमने यहाँ बनाना लिखा, फिर राइस लिखा, 12 प्राइस, ठीक है। तो ये लिस्ट क्रिएट होती जा रही है, ठीक है, कुछ भी लिख दिया हमने, ठीक है, ये लिस्ट यहाँ पर क्रिएट होती जा रही है, ठीक है। ये हमने आइटम ऐड कर दिया तो ये लिस्ट बनती जा रही। तो ये लिस्ट किस वजह से बन रही है, ये इस लिस्ट आईडी की वजह से बन रही है। देखिए स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं, अभी आपको डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आईडी नहीं आएगा, इस पर गौर मत करना, आपका मेन फोकस है फंक्शंस को समझना, ठीक है। तो नेम एंड प्राइस आया सबसे पहले तो, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं इसके ऊपर, नेम एंड प्राइस। यहाँ पर ये देखो नेम और ये है प्राइस, ये यहाँ पर इसका कैलकुलेशन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये बताइए क्या चीज़ है, ये चीज़ टेम्पलेट लिटरल है, नेम शो होता है और प्राइस शो होता है। जैसे कि यहाँ पर ये नेम शो हो रहा है, फिर हाइफन दिखता है और फिर प्राइस दिखता है, इसीलिए यहाँ पर भी पहले नेम शो होगा, फिर हमने हाइफन लगाया हुआ है, फिर प्राइस लिखा हुआ है, इसकी वजह से वो वहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया कि ये कैसे शो हो रहा है यहाँ पर। ये इस पे मत जाना, अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी सब बाद में बताऊँगी मैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अनदर फंक्शन पे, ये फंक्शन कॉल हो गया, इसके रिस्पॉन्स में क्या है कि भैया ये आइटम शो हो जाए। तो ये डिस्प्ले आइटम नाम के फंक्शन से, इस फंक्शन से क्या हो रहा है, ये आइटम डिस्प्ले हो रहे हैं। फंक्शन के नेम से ही पता चल रहा है, मैंने कहा था ना कि फंक्शन के नेम हमेशा उसकी फंक्शनलिटी के बेस पर ही दिया जाता है। जैसे ये फंक्शन ऐड आइटम करता है, इसलिए इसका नाम दिया ऐड आइटम। इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, आइटम को डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया डिस्प्ले आइटम। अब अपडेट टोटल प्राइस, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आइटम को डिस्प्ले करवाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आइटम्स के टोटल्स को शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो तीसरा फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है आइटम टू, देखो पहला फंक्शन ऐड आइटम, दूसरा फंक्शन डिस्प्ले आइटम और तीसरा फंक्शन इस चीज़ के लिए हो रहा है अपडेट आइटम, अपडेट टोटल, ठीक है। अपडेट टोटल वाला फंक्शन है, यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, अब ये कॉल होगा। अपडेट आइटम नाम के फंक्शन पे प्राइस आया एज अ पैरामीटर
और इस प्राइस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो करेंट टोटल मतलब कि जो पहले का जो स्टोर था उस प्राइस के अंदर हमने जो नया प्राइस अभी आया होगा उसको ऐड करके और उसको डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अभी ओवरऑल आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर 3 तरह के फंक्शंस बने, ऐड आइटम, डिस्प्ले आइटम और अपडेट आइटम। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और ये सब अभी नहीं समझ में आएगा, तो उसको थोड़ा सा स्किप करके पेशेंस रखना, आगे समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, इतना क्लियर हाँ है ना? थोड़ा सा इसके बाद आएगा, मैं इसीलिए फ्रंट एंड अभी नहीं बता रही थी इतने दिनों से, मतलब नोट जे से ही रन कर रही थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट डोम बाकी है हमारा। डोम इस प्रोजेक्ट का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि देखो मैंने बता दिया कि ऐड आइटम और अपडेट टोटल फंक्शन एज अ डिक्लेरेशन यूज़ करा बनाया हमने, और तीसरा जो फंक्शन है डिस्प्ले आइटम वो बनाया था फंक्शन एक्सप्रेशन के फॉर्म में, है ना? तो यही सब चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप इसको यूज़ मतलब पढ़ सकते हो बाद में बैठ के आराम से। ये भी आप बाद में पढ़ सकते हो बैठ के, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। ये आप पढ़ सकते हो बाद में बैठ के। यहाँ पर बस इतना है कि अभी तक आपने आइटम डिस्प्ले करवाया, आइटम को रिमूव नहीं करवाया। ये आप खुद परफॉर्म करके तब देखोगे, जब आपको मैं डॉम पढ़ा दूँगी ना, तब आप ये मिनी प्रोजेक्ट खुद से बनाओगे फिर से। अभी समझ में नहीं आएगा, उस चीज़ को समझते हो, लेकिन बाद में बनाना है। अब हम चलते हैं एरो फंक्शन की ओर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से उसको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दूँगी। ठीक है, इसके पहले ही लिंक मैं दे चुकी हूँ, फंक्शन एक्सप्रेशन बस फंक्शन डिक्लेरेशन दे चुकी हूँ। इसके अलावा था हमारा एरो फंक्शन। अब हम इस पे चलते हैं। मैंने वही रिपीट किया जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बस थोड़ा सा इसमें हेवीली रिपीट कर दिया है। अब चलते हैं हम एरो फंक्शन पे। एरो फंक्शन पे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें जो सबसे मेन, अगर हमको आपको एरो दिख जाए तो इसको देखते ही समझ जाना है ये क्या है, एक एरो फंक्शन है। ठीक है, अब इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसको पढ़ लो लाइन को। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको वन लाइनर कोड लिखना हो, सपोज जैसे हमने कल अगर बनाया था, यहाँ पर इसको बंद कर देते ग्रोसरी वाले को, फंक्शन सियरा। ठीक है, अगर आपको वन लाइनर कोड लिखना हो तो आप एरो फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हो। ये हमारा वन लाइनर कोड है। ठीक है, एक ही टास्क का परफॉर्म करवाना था, इसलिए ना ही हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया और कुछ भी यूज़ नहीं करा, डायरेक्ट एक लाइन में ही फंक्शन परफॉर्म हो गया। हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट शॉर्टर वे ऑफ जावास्क्रिप्ट टू डिफाइन द फंक्शंस। मतलब सबसे छोटा तरीका है, सबसे शॉर्टर वे है फंक्शंस को डिफाइन करने का, ये वाला। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जिसमें ना ही हमको फंक्शन को नेम देना है, ना ही इसमें पैरेंथेसिस लगाए, ना ही कर्ली ब्रेसेस लगाए, डायरेक्टली हो गया। ये वन लाइनर कोड होता है। जब हमें सिर्फ वन लाइनर टास्क परफॉर्म करवाना हो तब हम एरो फंक्शन का ये सा वाला यूज़ करते हैं। और एक अगर हमें कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करवाने हैं तब हम एरो फंक्शन को इस तरह से यूज़ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ये बताया था ना कल, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाना हो तो इस तरह से हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे ये ऐड टू नंबर है, ये सब आप खुद परफॉर्म करके देखोगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इन सभी को रन करके देखना है और समझना है। सिंपल सा है, इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं हम एरो फंक्शन के थ्रू, बस पैरामीटर का अंदर यूज़ कर रहे हैं। ओके, मैं आज ना आपको स्वीट अलर्ट यूज़ करके बता दूंगी। तो ये जो जैसे कंसोल कर करके यूज़ कर रखा है ना, इसको आप चाहो तो अलग अलग तरीके के स्वीट अलर्ट्स को लगा कर देखना, ताकि आपकी दो चीज़ हो जाएगी, एक तो फंक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी स्वीट अलर्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, अलग अलग तरीके के स्वीट अलर्ट की, ताकि आपको यूज़ करना आ जाएगा उसको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम रिटर्न स्टेटमेंट की। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी फंक्शन में हम जहाँ पर रिटर्न लिख देंगे, उसके रिटर्न के आगे जो भी लिखा होगा उसको वो रिटर्न कर देगा। हमने कल एक अच्छे से इसको डीपली ऑब्जर्वेशन के साथ देखा था यहाँ पर, कि जब हमने यहाँ पर z लिखा था तो z यहाँ कैलकुलेट हो गया था 61 लाइन पर, और इसी का रिस्पॉन्स हमको आउटपुट में मिल गया था, है ना? कल हमने देखा था। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर, जैसे कि अगर इसमें हमने अभी इसको रन करा, फाइल का नॉट फैंसी फंक्शन, ठीक है, क्या एरर आ रही है, कौन से फोल्डर में जावास्क्रिप्ट के नोट, ओके, फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। देखो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट ऑफ एरो फंक्शन इज 55। क्यों आया 55? क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न में क्या लिखा था, ओवरऑल रिजल्ट।
जो कि हमको यहाँ पर मिल चुका था ओवरऑल रिजल्ट, है ना। अगर मैं यहाँ रिटर्न में ओवरऑल रिजल्ट की जगह क्या लिख देती, y लिख देती, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर y लिख दिया खाली, तो हमें यहाँ पर अब y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ y इज़ 15। अब ये जो 15 है ये हमको यहाँ ओवरऑल रिजल्ट में भी दिखने लग जाएगा, क्योंकि हमने रिटर्न में y की वैल्यू को लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। 15 मिल गया, जो कि y की वैल्यू है 15। अब हमें यहाँ पर 55 नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने रिटर्न में y लिखा है। अगर हम यहाँ पर z लिख देंगे तो z हमको रिटर्न में मिल जाएगा। हम जो इस फंक्शन से रिटर्न करवाना चाहते हैं वो हमको रिटर्न के सामने लिखना होगा। देखो ये z की वैल्यू 25 थी, यहाँ पर 25 आ गई। इज़ दैट क्लियर? ये कल भी मैंने बताया था आपको रिटर्न स्टेटमेंट, है ना। अब ये वापस से 55 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न कीवर्ड के सामने ये लिख दिया है। ओके, तो ये ओवरऑल रिटर्न स्टेटमेंट का था। यहाँ पर आप इसको 2 लाइन लिखिए, इसको आप पढ़ सकते हो। ओके, आगे बढ़े। ये वैसे भी नोट्स आपको दे दिया था, आप आराम से इसको बैठ के पढ़ सकते हो, थ्योरी को भी, और इनको रन करके देख सकते हो। देखो आपके पास 2 दिन का टाइम रहेगा, सारे फंक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करना। ओके, जैसे कि इसमें रिटर्न कीवर्ड के लिए भी अलग तरीके के फंक्शंस बना रखे हैं और उसको यूज़ कर रखे थे। इन सबको आप यूज़ कर करके देखना है आपको, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पर, देखो इसमें रिटर्न स्टेटमेंट जो यूज़ किया है इसको आप पढ़ो और इसको पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है इसको देख के। वो ट्रू और फॉल्स में देगा, कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वो ट्रू दे देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स देगा। हाँ, देखो यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट ये हो रहा है कि हमने सिर्फ इफ ब्लॉक लगाया, इल्स ब्लॉक नहीं है, ठीक है। इफ ब्लॉक कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये रिटर्न में क्या दे देगा, ट्रू, क्योंकि हमने रिटर्न कीवर्ड के आगे क्या लिखा है, ट्रू। और अगर ये कंडीशन चली ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, तो रिटर्न में क्या देगा, फॉल्स देगा। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ओवरऑल अगर कंडीशन इफ वाली नहीं चली तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप रन करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट, ये भी बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं हम पैरामीटर, ठीक है। तो आप इसको बैठ के पढ़ सकते हो, इसके भी एग्जाम्पल्स अच्छे खासे दिए हुए हैं, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है कॉलबैक फंक्शन, जो कि हम पढ़ना ज़रूरी है। इसको हम एक मिनट, जैसे अगर हम बात करें कॉलबैक फंक्शन की, कॉलबैक फंक्शन, ओके चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। कॉलबैक फंक्शन में क्या होता है, जिसे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो रहा है और इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना। ये आर्ग्यूमेंट पास करते टाइम हम क्या करते हैं, कुछ भी वैल्यूज़ दे देते हैं। उस वैल्यूज़ को पास करते टाइम हो सकता है हम कोई फंक्शन ही पास करते हैं डायरेक्टली, इसके अंदर यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, कि जहाँ पर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है उस कॉल बैक उस जहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है उसको कॉल करते टाइम एज आर्ग्यूमेंट भी हम क्या करते हैं, अनदर फंक्शन पास कर देते हैं। इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे इस लाइन को तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, मतलब एक फंक्शन है उसके अंदर हमने दूसरे फंक्शन को ही कॉल कर दिया। हाँ, देखो यहाँ पर पढ़ा आपने, अ कॉल बैक फंक्शन इज फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द अनदर फंक्शन, ठीक है। मतलब कि सपोज एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है, समझ में आ गया। इन दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे हुआ ये बताती हूँ। ये दोनों अभी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे हमने ये ग्रिड फंक्शन है, इसको कॉल किया, ये ग्रिड फंक्शन कॉल हुआ, तो इसमें एक तो हमने स्ट्रिंग पास कर दिया। मैंने बताया था कि फंक्शन को कॉल करते टाइम हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। बस सिचुएशन क्या होनी चाहिए, जितने आर्ग्यूमेंट इधर पास कर रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए उतने ही पैरामीटर्स इधर होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर ग्रिड में पहली तो स्ट्रिंग पास कर दी नेम, जो कि हम ये नेम नाम का पैरामीटर इसको स्टोर कर लेगा, और दूसरा हमने से बाय पास करा है। ये से बाय क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इसको एज आर्ग्यूमेंट पास किया से बाय, और इस कॉल बैक के अंदर स्टोर हो गया। ये मतलब ये पूरा का पूरा जो से बाय है ये पूरा का पूरा कहाँ स्टोर हो गया है, यहाँ पर इसके अंदर स्टोर हो गया है इस से बाय के थ्रू। समझ में आया?
ये से बाय फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट पास किया तो इस कॉलबैक के अंदर चले गया। अब यहाँ पर काम तो सेम वैसे ही होगा जो कि अभी तक होता रहा। इस नेम को हमने यहाँ यूज़ कर लिया हाई नेम, और ये जो कॉल बैक है ये फंक्शन है तो इसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब रन कैसे होगा देखो, थोड़ा सा रनिंग वे देखते हैं इसका। सबसे पहले ग्रिड फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होते ये दोनों एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास होकर एज अ पैरामीटर स्टोर हो गए। पैरामीटर स्टोर हुआ है, चलो भैया हमने इस नंबर की लाइन पर नेम को हमने यूज़ कर लिया हाई नेम, मतलब हाई पाई लिखा हुआ क्या। अब दूसरी लाइन पर आए, यहाँ पर इसको कॉल कर दिया तो अब ये कॉल हुआ और इसके पास आया, देखो ये कॉल हुआ, इसमें क्या वैल्यू स्टोर थी कॉल बैक के अंदर, से बाय, तो मतलब कि एक्चुअल में से बाय फंक्शन कॉल हुआ। तो यहाँ पर से बाय पे कॉल हुआ, यहाँ पर आए, यहाँ पे कंसोल में लिखा हुआ आ गया बाय। अब देखो, अब आउटपुट इसको हमको रन करके देखते हैं। यहाँ पर इसको एक फाइल बनाते हैं, कॉल बैक फंक्शन ओके। अब यहाँ पर हमने जैसे मैंने बताया था, इसको हम नंबर ऑफ टाइम वो भी कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले एक ही चीज़ देखना है। ओके, फाइल गलत रन हो गई है, उस फाइल को नाम देना पड़ेगा हमको। यहाँ पर है कॉल बैक फंक्शन, ओके। कुछ तो नाम गड़बड़ हो गई फिर से, FUNCT, अच्छा उधर नाम गलत दे दिया मैंने, FUCNTI ऑन, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आया हाई पायल, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये जब फंक्शन कॉल होगा, अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, चलो ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कॉल हुआ पायल, सबसे पहले ग्रिड कॉल हुआ पायल और सेवा इसके अंदर आया, तो पायल ने बोल दिया हाई पायल, ठीक है, हमारा हाई पायल आ गया। ये 2 नंबर की लाइन तक रन हो के हाई पायल आ गया। जैसे ही 3 नंबर की लाइन पर गया, 3 नंबर पर जाने के बाद यहाँ पर कॉल बैक डिफाइन था। अब इस कॉल बैक में क्या वैल्यू है, अभी से बाय वैल्यू स्टोर है, तो से बाय वैल्यू स्टोर है, मतलब इसने इसके बाहर जाके ढूंढा कि से बाय फंक्शन कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, इसको रन किया और इस ब्लॉक के अंदर आए और देखा कि बाय लिखा हुआ है, तो कंसोल में आ गया बाय और प्रिंट हो गया, ख़त्म। ये ऐसे चला। समझ में आया सभी को? अगर समझ में आया हो तो थम्स अप दे दो, तो मैं आगे को उसको एग्जाम्पल एक बार और समझा दो। ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने 2 फंक्शन बनाए, इस फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया हमने इस ग्रिड फंक्शन को कॉल करते टाइम, ठीक है। अब जैसे ग्रिड फंक्शन को कॉल किया तो इसमें हमने एक तो स्ट्रिंग पास कर दी है पायल, जो कि डायरेक्टली नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी, और एक से बाय वैल्यू दी है जो कि क्या एक फंक्शन है, जो कि यहाँ पर देखो हाईलाइट हो गया, दिख रहा है से बाय, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये से बाय हाईलाइट हो गया। ये जो से बाय है ये एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। ये दोनों कहाँ चल जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। नेम के अंदर पायल वैल्यू स्टोर है, इसलिए हाई के अंदर यहाँ पर पायल आ जाएगा, क्योंकि नेम के अंदर पायल वैल्यू है। इस कॉलबैक के अंदर यहाँ कॉलबैक की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। अभी मैंने कॉलबैक लिखा है, इस कॉलबैक के अंदर क्या स्टोर है, से बाय स्टोर है, इसलिए ये से बाय फंक्शन कॉल हो गया और बाय वैल्यू प्रिंट हो गई। अब आया समझ में? देखो और एग्जांपल देखते हैं हम इसको, जैसे कि ठीक है। अब देखो फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल हुआ था तो पायल स्टोर होता है। सेकेंड टाइम फंक्शन मैंने बताया था ना, किसी भी फंक्शन को एज वेरी टाइम यू वांट यू कैन कॉल, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि हमने एक ग्रिड नाम का फंक्शन बनाया है, इसको हम जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं, और जितनी बार ग्रिड कॉल होगा उतनी बार से बाय भी कॉल होगा, क्योंकि हम से बाय को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। अब पहली बार मैं पायल के साथ से बाय पास करता, दूसरी बार मैं अमित के साथ पास कर रहे, और तीसरी बार हमने क्या करा, से बाय की जगह हमने क्या करा, जोहर स्ट्रिंग पास करी और कॉमा लगा के दूसरे आर्ग्यूमेंट में हमने क्या कर दिया, पूरा पूरा फंक्शन ही पास कर दिया, है ना। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, ये पिंक कलर का ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया। तो हम चाहे तो फंक्शन को कहीं और बना के उसके वेरिएबल का नाम यहाँ लिख सकते हैं, मतलब उसके फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, या फिर हम पूरा का पूरा फंक्शन ही पास कर सकते हैं। तो 15 नंबर की लाइन पे हमने वेरिएबल पास किया है, 10th नंबर की लाइन पर भी हमने वेरिएबल पास किया है, लेकिन वही 18th नंबर की लाइन पर अगर देखें तो हमने पूरा का पूरा फंक्शन ही पास कर दिया है, पर आउटपुट हमें सिमिलर मिलेगा।
हम इस तरह से इसलिए प्रेफरेंस नहीं देते हैं करना क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी बन जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं फंक्शन को कहीं और डिफाइन कर देते हैं और उसका नेम यहाँ लिख देते हैं। बट एज पर योर नॉलेज मैंने यहाँ पर पाइस किया है, देखो आउटपुट सेम आया, हाई पायल बाय, हाई अमित बाय, हाई जोहन, सी यू लेटर। सी यू लेटर हमने यहाँ कंसोल में लिखा है इसलिए सी यू लेटर ऐसे आया है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या समझ में आया? थोड़ा बहुत भी समझ में आया? हाँ। ठीक है, और भी हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। कहाँ गया यार? ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। आफ्टर एडिंग आइटम टू कार्ट शो सक्सेस। ओके, कंसोल एग्जाम्पल 2। अब देखो यहाँ पर ये जो आ गया एग्जाम्पल 2, मतलब कि अब जो एग्जाम्पल 2 इसके जस्ट नीचे शो होगा। अब ऊपर वाले को भूल जाओ, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये बना हुआ है, ठीक है। ओके सॉरी, एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास कर रहे हो। अब देखो एक फंक्शन तो ये बना हुआ है ऐड टू कार्ट, और इसको हमने यहाँ पर कॉल किया, ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है, इसका ब्रेक पैरेंथेसिस यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है, येलो कलर का दिख रहा हो तो, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हमने एज आर्ग्यूमेंट पास की है, पहली तो एज अ स्ट्रिंग पास कर दी जो कि शैम्पू लिखा हुआ है, और कोमा लगा के दूसरी चीज़ जो एज आर्ग्यूमेंट पास करिए उसको हमने यहाँ पर एरो फंक्शन पास किया। एरो फंक्शन कैसे पहचानोगे कि एरो फंक्शन है? ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एरो बना हुआ, इसको देखते ही आप समझ जाओगे कि ये तो ना तो फंक्शन डिक्लेरेशन है और ना ही फंक्शन एक्सप्रेशन है, ये क्या चीज़ है? एरो फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन रन कैसे होगा? अब इसका रनिंग स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन की डेफिनेशन को स्टोर करके रख लिया। अब आया ये 34 नंबर की लाइन पर रन करते हुए। अच्छा, इसने देखा एड टू कार्ट 34 पर कॉल हुआ है और यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट दो चीज़ें पास हुई है, पहली तो स्ट्रिंग और दूसरा एरो फंक्शन। ओके, अब स्ट्रिंग कहाँ स्टोर हो जाएगी? इस आइटम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, और ये जो एरो फंक्शन है पूरा का पूरा कहाँ स्टोर हो जाएगा? इस कॉल बैक वर्ड के अंदर, ठीक है। अब हम चाहे तो इन दोनों का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस येलो ब्रैकेट के अंदर, ये मैंने आपको पहले ही बताया है क्योंकि ये इस फंक्शन की चीज़ हो गई। अब आइटम का हमने यूज़ कर लिया टेम्पलेट टाइटल के अंदर, ये बताने के लिए ये आइटम ऐड टू कार्ट हो चुका है। और फिर 31 नंबर की लाइन पे हमने क्या करा? इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इस कॉल बैक के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? ये पूरा का पूरा एरो फंक्शन स्टोर है। तो सबसे पहले तो ऐड टू कार्ट वाला 30 नंबर की लाइन चल जाएगी, और फिर बाद में 31 नंबर का फंक्शन कॉल होगा। कॉल होते ही ये वाला फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ जाएगा। तो पहले ये आ गया शैम्पू एडेड टू कार्ट, क्योंकि शैम्पू वैल्यू दिए, और कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। आया समझ में? पायल दीदी, हाँ जैसे आइटम है, आइटम के बाद में कॉल बैक लिखा, हाँ इसलिए जब नीचे हम गए तो कंसोल डॉट लॉग के बाद में वो कंप्लीट होने के बाद हमने कॉल बैक लिखा। अब दोनों के नाम सेम होने चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? किसके दोनों के नाम मतलब? हाँ, ये बस यहीं पे रहने दो। हाँ, जैसे है ना, आपने ऐड टू कार्ट में दो चीजें दी है, दो पैरामीटर्स दिए, शैम्पू एक और ये। आइटम दिए, नहीं नहीं, ऊपर एक आइटम दिए, एक कॉल बैक दिया है हाँ ना। तो हाँ आपने कंसोल डॉट लॉग में आइटम के लिए पूरा कर दिया, बट यहाँ पे कॉल बैक लिखा है हाँ नीचे उसके। तो हाँ ये कॉल बैक और जो आइटम के पास वाला कॉल बैक है, ये दोनों सेम है हाँ, सेम है। यहाँ पर मतलब? हमेशा सेम होगा। यहाँ पर अगर आप कॉल बैक की जगह अगर कॉल BAC लिखा, ठीक है, कॉल बा लिखा, तो आपको यहाँ पर भी कॉल बा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ हाँ, पर मतलब कुछ भी दोनों लिख पे सकते हैं। सेम होनी चाहिए है ना। हाँ, क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि जैसे आइटम है, इसका हमने यहाँ यूज़ किया तो आइटम लिखा है, वैसे ही यहाँ पर जो हम जो पैरामीटर सॉरी जो वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं वही वेरिएबल हमको अंदर लिखना होगा। यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वो यहाँ लिखना जरूरी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉल करते टाइम जो हमने यहाँ वैल्यू दी वो यहाँ भी सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रिसीवर है, इसके अंदर स्टोर कर रहा है। आइटम के अंदर देखो, पहली बार में आइटम के अंदर शैम्पू स्टोर हो गया, जब दूसरी बार इस फंक्शन को कॉल किया तो सॉप स्टोर हो गया, जब तीसरी बार को फंक्शन को कॉल करा तो टूथपेस्ट स्टोर हो गया, है ना। और इसमें हमने सेकेंड टाइम पर आर्ग्यूमेंट में तो सब में यही दिया है, कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली वन टाइम।
ठीक है, ये सक्सेसफुली वन टाइम, इसमें सेकेंड टाइम, इसमें थर्ड टाइम दे देते हैं, थर्ड टाइम। ओके, अब ये फोर्थ टाइम हो गया। उसके बाद अगर हम और चाहें करना तो ये फिफ्थ टाइम हो गया। आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स इनफ है ना इसके लिए। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को जब कॉल किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम क्या है। ओके, देखो ओवरऑल फंक्शन हमारा एग्जाम्पल टू यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से एग्जाम्पल टू का आउटपुट स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल करके हेडिंग डाल दी थी कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है। ओके, अब ये फंक्शन जब पहली बार कॉल हुआ तो पहली बार में हमारा आउटपुट क्या आया, शैम्पू ऐड टू कार्ट और कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम कॉल हुआ हमारा जब शैम्पू के बाद सॉप के लिए, सॉप के लिए कॉल आया तो कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली सेकेंड टाइम और सॉप एडिट कार्ट हो गया। थर्ड टूथपेस्ट, फोर्थ ब्रश और फिफ्थ हेयर ऑयल के लिए। ठीक है, तो समझ में आया कि हम अगर एक बार हमको फंक्शन बनाने के बाद बार बार कॉल कर सकते हैं और हम कॉल बैक फंक्शन का यूज़ तब करते हैं जब हमें कभी भी एक फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शन को भी हाथों हाथ एग्जीक्यूट करवाना है तब। अगर हमको दोनों को एक ही लाइन में लेके आना है तो वो कैसे पॉसिबल होगा? एक ही लाइन जैसे में मतलब शैम्पू एडेड टू कार्ट है, फिर कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली सेकेंड टाइम, मतलब ये जो दोनों है इनको मेरे को एक ही लाइन में लिखना हो तो वो कैसे होगा? एक मतलब समझे नहीं, मैं बस बताना। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हो कि ये जो कंसोल की लाइन है और ये कंसोल की लाइन है ये दोनों एक ही भी चीज़ में हो जाए, ऐसा? हाँ, वही तो, जैसे कि मैं कॉल बैक कर रही हूँ उसके बाद वो चीज आ रही है बट वो लाइन वाइज आ रही है अलग अलग, मुझे एक हाँ, ही में दिखाना है। तो एक ही में फिर वो तो आपको ऐसा फंक्शनलिटी बनानी होगी कि आपको क्या करना होगा उसके लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो लाइक इसका लेते हैं। ओके, उसको ऐसा सा रहने देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैं आपको पूरा वापस से मॉडिफाई करके बताती हूँ क्योंकि ये एग्जांपल आपकी आगे मेमोरी के लिए अच्छा रहेगा, इस एग्जांपल को नहीं बिगाड़ते। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर मैं आपको वो चीज़ करके बताती हूँ जो आप बोल रहे हो। देखो, पहले तो इस एग्जांपल को देखना, देन फिर हम उसको देखेंगे जो आप बोल रहे हो उस चीज़ को देखते हैं। ये एग्जांपल 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा हमने, क्लीन रूम के फंक्शन का कॉल किया और कॉल करते टाइम ही इसमें एक ही फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट दे दिया, डन वैल्यू के अंदर आ गया ये फंक्शन और हमने कंसोल करवा दिया डन को। पहले तो हमने ये सिर्फ एक कंसोल डॉट लॉग ऐसे ही लिख दिया है कि क्लीनिंग द रूम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और उसके जस्ट 57 लाइन पर डन नंबर का फंक्शन कॉल करवा दिया। ये फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद ही हमको रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, रूम इज़ क्लीन नाउ। हमने डन नंबर का फंक्शन अलग से नहीं बनाया, हमने क्या करा, ये जो फंक्शन है इसको ही एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया था, डन पैरामीटर ने स्टोर किया और इसके अंदर करवा दिया। ठीक है, काम इसके अंदर जो भी था वो हो गया। अब योगिता जो पूछ रहे थे उसके अंदर मतलब ये पूछ रहे थे कि हम अलग 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 वन बाय वन कर रहे थे, इसकी जगह लाइन से करना है ना। हाँ, लाइन से करना है ऐसे मतलब ये बोल रहे थे ना कि अलग अलग करवाने की जगह लाइन से, तो फिर ये तो कंसोल में एक के बाद कॉमा लगा लगा के मैं लिख दूंगी, मतलब कैसे बोलना चाह रहे थे वो समझ नहीं मतलब पाई। वही वो हम स्ट्रिंग की तरह हेल्प से लेके, मतलब स्ट्रिंग की हेल्प लेके लिखते हैं वैसा ही कुछ कर सकते हैं फिर एक ही साथ कंसोल लिख के दोनों का। एक मिनट, इसके लिए ना समझ गए मैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 की जगह इसको एग्जाम्पल 4 करती हूँ मैं और उसी एग्जाम्पल पे आपको समझाती हूँ। ये यहाँ पर इसको एग्जाम्पल 3 लिया। ओके, और इस वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं फिर से।
अब हम यहाँ पर ना स्ट्रिंग में और भी चीज़ें पास करेंगे, लाइक शैम्पू की जगह टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, और इसके अलावा कोमा लगा के यहाँ पर इसमें जैसे कि सपोज कॉम्ब, सॉप, और क्या चीज़ें ले सकते हैं, कोमा, ठीक है, टॉवेल। ओके, सपोज हमने ये सारी चीज़ें लिख दिया, हमने ये सारी चीज़ें हम खरीदने वाले हैं, और उसके बाद हमको ये फंक्शन परफॉर्म करवाना है, कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी इस सब चीज़ों को भूल के सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है। अभी हमने इतने सारा आइटम करवा दिया, अब हमको इतने सारा आइटम जब हमको देना है तो यहाँ पर भी हमको आइटम 1, कोमा लगा लगा के इतने रिसीवर भी तो बनाने पड़ेंगे, सेंडर हमने इतने दे दिए, अब रिसीवर भी इतने ही देने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पर कितना आइटम से नीचे 6 ही है ना, 3 3 6, ओके हो गया 6, ठीक है। तो मैंने आपको चीज़ बताई है, ये चीज़ बताई है कि जितना आइटम यहाँ पर 1 मिनट में जो चार्ज लगाने हैं एकदम चल जाएगा। यहाँ पर अभी हमने क्या करा कि 6 हमने सेंडर बनाए हैं, यहाँ पर 6 आइटम्स यहाँ से सेंड हो रहे हैं और 6 आइटम के रिसीवर बना दिए। अब यहाँ पर आइटम्स ऐड टू कार्ट तो कर रहे हैं, ओके, इसको हम क्या करते हैं, आइटम तो है ही नहीं, हाँ एक और चीज़ है, देखो अब हमने यहाँ पर आइटम नाम का वेरिएबल यूज़ किया है, पर क्या आइटम यहाँ पर ऊपर प्रेजेंट है, नहीं है। तो देखो अलग ही कलर दिख रहा है, इन सभी आइटम्स का अलग दिख रहा है, कॉलबैक का अलग कलर दिख रहा है, ये थोड़ा डल है और ये थोड़ा लाइटर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कॉलबैक वर्ड का हमने यहाँ पर यूज़ किया और इन आइटम 1 से लेकर 6 तक का यूज़ ही नहीं किया है इस फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पर हमको आइटम 1, उसके बाद फिर स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। देखो आइटम 1 का कलर हाईलाइट अलग ही दिख रहा है, आइटम 2 का नहीं दिख रहा है सभी को। क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो हमने यूज़ ही नहीं किया है। अब इसको हमको बार बार पूरा यूज़ करना है, तो हमको कॉमा लगाया, फिर वापस से वही, फिर कॉमा, फिर वही, कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब ये सब आइटम्स क्या हो गया, 1 रो में हो गए। अब ये आइटम सारे ऐड हो जाएंगे, उसके बाद ही कॉल बैक कॉल होगा, या फिर अपडेटेड नाम दे देते हैं, अपडेटेड डेटा, ओके। और यही सेम नाम हमको कहाँ देना ज़रूरी है, फिर यहाँ पर भी, ओके, ठीक है। अब ये क्या हुआ, सबसे पहले ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल हुआ, ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल होते ये 6 पैरामीटर्स विथ एरो फंक्शन कहाँ स्टोर हो गया, इन 6 आइटम्स के अंदर स्टोर हो गया, और अपडेटेड डेटा के अंदर एरो फंक्शन स्टोर हो गया। अब फिर हमारी कंसोल वाली ये लाइन चल जाएगी, इसके अंदर बता देंगे कितने आइटम्स जो है वो क्या हो चुके हैं, ऐड टू कार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये सारे आइटम्स एडेड टू कार्ट हो चुके हैं। बस अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये अपडेट डेटा वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज कंसोल पर आ जाएगा, ठीक है। अब लाइन से यहाँ पर देखते हैं क्या एरर आई है। देखो अपडेटेड डेटा इज़ नॉट अ फंक्शन, कहाँ हुआ है इसमें, यहाँ पर ये चीज़ गई है, एज एरो फंक्शन यहाँ पर स्टोर हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। कहाँ गया अपडेटेड डेटा, ये रहा, यहाँ से स्ट्रिंग पास हुई, सब तो सही है। पायल दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टॉवेल के बाद में ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। कहाँ है टॉवेल,
तो ये वे हाँ नहीं नहीं, ये नहीं होगा ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये अपने आप में एक सिंगल आइटम से एक मिनट ना। ये जो एरर दे रहा है ना कि अपडेटेड डेटा इज नॉट अ फंक्शन, इसमें ही कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं तो गड़बड़ हुई है। ऐड टू कार्ट है, ये भी है। नहीं, इससे भी नहीं होगा। अब कॉल बैक लिख के देते हैं, हो सकता है कुछ कीवर्ड की गड़बड़ हो रही हो। कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई है जो कि पकड़ना पड़ेगी। हो सकता है अपडेटेड डेटा एक्सेप्ट नहीं करा, अब तो इसने रन ही नहीं की फाइल। नोड कॉल बैक फंक्शन स्पेलिंग गड़बड़ है, FUCN कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन। तो शायद ये जो अपडेटेड नहीं, जावास्क्रिप्ट है आपने इसमें नोट मल्टीपल पैरामीटर्स आपने ये स्पेलिंग गलत लिखी है किसमें। नोट के बाद में फंक्शन। नहीं नहीं नहीं, उसमें गड़बड़ नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या आपने होता है ये कि कभी यहाँ कभी पे FUCN बनाया है और हाँ सही है। नहीं नहीं, गड़बड़ फाइल के नेम में नहीं हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि शायद ये मल्टीपल पैरामीटर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी यहाँ पर। हो सकता है जो अपडेटेड वर्जन है उसमें एक्सेप्ट नहीं करता। इसको एक मिनट, अपन इसको सुधारते हैं। हो सकता है कि अपडेटेड वर्जन में एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लेता है वैसे तो। इस एग्जांपल को मैं और बाद में भी देख लूँगी, जो अगर इसके एरर सोल्व हो जाएगी बता दूँगी, क्योंकि पता है सिंटैक्स एरर एक भी नहीं है उसके अंदर। अगर होती तो ChatGPT बता देती, अपन को खुद पता चल जाता। ये एरर क्यों दे रहा है वो अब उनको बाद में देख लूँगी मैं और बता दूँगी एक बार इसको। वही, क्योंकि है ना ChatGPT ने भी अब मना कर दिया कि इसमें अगर कोई हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि इसमें डायरेक्टली एरर शो नहीं कर रहा है, तो इसको मैं एक काम करती हूँ, कोड को कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि ये आपके पास ये टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल सही है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ कुछ टाइम के लिए। कमेंट क्या कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। उस ओ पूरी फाइल हट गई क्या? शिट, क्या हो गया ये? नहीं, इस पे जाते हैं, Ctrl+Z। ओके ठीक है, इस फंक्शन को मैं हटा देती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको रन करोगे तो आपको एरर शो होगी, फिर आप सोचोगे पता नहीं क्या हुआ है। इस लाइन को कमेंट कर दिया तो ध्यान रहेगा कि ये एग्जाम्पल था जो कमेंट किया था मैं। ओके, ये बाकी सारे एग्जाम्पल वर्किंग है और आप इसको रन करके भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसकी अगर कोई एरर मुझे पकड़ में आएगी तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज करके बता दूंगी, ठीक है। अभी मैं स्विच अलर्ट ले लेती हूँ और इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई थिंक कॉल बैक तो सभी को समझ में आया है ना, हाँ है ना। ठीक है, मैं स्विच अलर्ट 2 मिनट फटाफट बता देती हूँ ताकि आप लोग इसको यूज़ कर करके देख पाओगे। अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं, स्विच अलर्ट की अलग ही रिकॉर्डिंग दे देते हैं तो